अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है हमारा वो सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट है कि हाउ द सीड इज फॉर्म्ड और सीड के साथ फ्रूट कैसे फॉर्मेशन होता है, पहले कौन होता है और बाद में कौन होता है। तो अब यहाँ पे सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट के लिए हमको दो टाइप के सीड देखना पड़ेगा। एक जो सीड मैंने ये बनाया है ये है डाइकॉट सीड, ये डाइकॉट सीड है और ये जो है वो मोनोकॉट सीड है। डाइकॉट का सीड का एग्जांपल मैंगो और मोनोकॉट का हम मेज या ग्रेन दोनों हमने लास्ट टाइम देखा था। ये डायग्राम तो मैंने बनाया था लास्ट टाइम कॉर्न का, जिसको हम लोग मेज बोलते हैं। और अब देखोगे तुम कि यहाँ ये जो दो किडनी शेप दिख रहे हैं वो कॉटिलिडोन्स हैं। ये किडनी शेप क्या है? कॉटिलिडोन्स है। क्योंकि दो कॉटिलिडोन्स हैं तो डाइकॉट का एग्जांपल है। टू कॉटिलिडोन्स तो डाइकॉट, ओनली सिंगल कॉटिलिडोन्स तो मोनोकॉट। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखोगे एपिकॉटियल एंड हाइपोकॉटियल। कैन यू सी दिस? एपिकॉटियल एंड हाइपोकॉटियल। एपिकॉटियल एंड हाइपोकॉटियल जो है सीड जर्मिनेशन में बहुत मदद करते हैं। हमने लास्ट टाइम जब ये मोनोकॉट का बनाया था स्ट्रक्चर तो हमने देखा एपिकॉटियल कैसा होता है, हाइपोकॉटियल क्या है। स्ट्रक्चर हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा था। हम लोग ने डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो भी पढ़ा था, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो भी पढ़ा था। उसमें हमने एपिकॉटियल और हाइपोकॉटियल बहुत डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद रेडिकल, आपको मालूम है रेडिकल जो है वो यंग रूट है, फ्यूचर में ये रूट बनाएगा। रेडिकल विल गिव राइज टू रूट। और सीड कोट, अब ये सीड कोट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखोगे सीड कोट जो है ये हार्ड एंड टफ कवरिंग होती है। अगर बाहर की टफ कवरिंग होगी तो इसको बोलते हैं टेस्टा, और अंदर की जो इतनी लेयर की तरह बनता है, सॉफ्ट होता है, उसको बोलते हैं टैगमेन। ठीक है, ये भी चीज हमने पढ़ी थी लेकिन मैं इसको रिपीट कर दूंगा। और ये कॉटिलिडोन्स है। तो ये सीड जो स्ट्रक्चर है अभी मैं इसको बता देता हूं कि अगर जैसे मैंगो का सीड है, ये है मैंगो का सीड, ये मैंगो है, ये मैंगो का फ्रूट है क्योंकि अभी हम सीड और फ्रूट पढ़ेंगे। तो सीड कैसे बनता है मैं तुमको बता देता हूं कि एग्जांपल ले लो। ये जो आपने देखा था ये स्टिग्मा था, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये है ओवरी। ओवरी के वॉल से, ये ओवरी का वॉल है, ये ओवरी वॉल है। इस ओवरी वॉल से क्या अटैच होता है? ओव्यूल। और ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपने देखा एनाट्रोफस ओव्यूल। और इस एनाट्रोफस ओव्यूल, जब ये ओव्यूल के अंदर जो एग होता है, एग, ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एग। जब ये फर्टिलाइज हो जाता है, इसका मतलब एग जब फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके बाद क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो क्या बनाएगा? सीड। क्लियर हो गया? ये सीक्वेंस पता चल गया आपको? ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पल। इसको एक और नाम बोला था हमने पिस्टिल। ये गाइनोशियम भी कहते हैं इसको। पोलन ग्रेन आ गया, डिपोजिट हो गया, पोलन ट्यूब आया, इसने फर्टिलाइज कर दिया। किसको फर्टिलाइज किया? ओव्यूल के अंदर के एग को फर्टिलाइज कर दिया। एग फर्टिलाइज हो गया और क्या बनाएगा? जाइगोट। 2n डिप्लॉयड। 2n जब लिखूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया? डिप्लॉयड हो गया। जाइगोट किसमें बना? एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो भी 2n स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। और एम्ब्रियो किसमें बन गया? सीड। तो ये देखो सीड कैसे बन गया, ये सीड फॉर्मेशन हो गया हमारा। क्या हो गया? सीड फॉर्मेशन इस तरह से होता है। अच्छा, ये सीड किसमें बना? ओवरी के अंदर। ये सीड किसके अंदर? सीड फॉर्मेशन इन ओवरी। ओवरी के अंदर सीड फॉर्मेशन हुआ। ओवरी जो है वो स्वलन हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा
और क्या फूड स्टोर कर लेगा और क्या बन जाएगा फ्रूट फॉर्मेशन। इसका मतलब ओवरी से क्या बनेगा फ्रूट फॉर्मेशन। ओवरी से क्या बनेगा फ्रूट फॉर्मेशन। ओवरी से क्या बनता है फ्रूट फॉर्म, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद एग क्या बन गया सीड बन गया। एम्ब्रियो बना, जाइगोट बना, सीड एम्ब्रियो बना और फिर सीड बन गया। सीड किसके अंदर बन रहा है ओवरी के अंदर। तो ओवरी क्या बन जाएगा फ्रूट बन जाएगा। ओवरी स्वेलन स्ट्रक्चर हो जाएगा, रिजर्व फूड मटेरियल उसमें आ जाएगा और बड़ा हो जाएगा और उसको बोलेंगे फ्रूट। तो ओवरी से फ्रूट और एग से सीड। तो सीड किससे बना एग से और फ्रूट किससे बना ओवरी से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर डायकॉट का था। अच्छा, ये अब जो मैं बता रहा हूं इसमें और एक चीज है। इसमें ये जो सीड बनी है, सीड के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। ये सीड की जो एक्स्ट्रा कवरिंग है, ये सीड में बाहर निकाल देता हूं, सीड है। तो और करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीड के ऊपर जो एक्स्ट्रा हार्ड कवरिंग होती है, हार्ड एंड टफ कवरिंग, जो सीड की हार्ड एंड टफ कवरिंग होती है, आप देख सकते हो ये हार्ड एंड टफ कवरिंग सीड की। ठीक है, ये क्या है सीड है। ये सीड हार्ड एंड टफ कवरिंग वाला, उसको क्या बोलते हैं टेस्टा। बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टा। जब ये अंदर का कवरिंग निकालोगे तो एक पेपरी कवरिंग निकलेगी, पेपरी या मेम्ब्रेन कवरिंग या पेपरी कवरिंग, उसको बोलते हैं टेगमेन। ठीक है, तो सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है, जो सीड को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एडवर्स कंडीशन और फ्रॉम द इंजरी, इज दैट इट हैज गॉट वेरी हार्ड एंड टफ कवरिंग नोन एज टेस्टा। और उस टेस्टा के अंदर भी एक कवरिंग होती है पेपरी या फिर मेम्ब्रेनस कवरिंग, उसको हम बोलते हैं टेगमेन। तो दिस टू थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये हो गया हमारा। अब एक और ये भी सीड है, ये लेकिन किसकी सीड है मोनोकॉट की सीड है। मोनोकॉट की सीड में मैंने लास्ट टाइम कल भी मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, मतलब आपने देखा होगा कि बाहर की जो कवरिंग होती है वो एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। सीड कोट है, सीड कोट के अंदर की जो कवरिंग, सीड कोट थिन होता है, मेम्ब्रेनस होता है, अगर हार्ड है तो टेस्टा कहा जाएगा। उसके अंदर एक एल्यूरोन लेयर होता है, सिंगल लेयर प्रोटीनेशियस मटेरियल का होता है। और उसके अंदर ये जो एंडोस्पर्म है, इसके अंदर क्या भरा है स्टार्च। ये स्टार्च जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा जब कभी भी ये एम्ब्रियो है, ये क्या है एम्ब्रियो, इसका मतलब ये जो सीड है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है। डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को अगर जब कभी भी जरूरत पड़ेगी नरिशमेंट की, तो स्टार्च जो है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा और ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, और ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और उसको मिलेगा और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। अच्छा, मैंने बताया था कि रेडिकल और प्लूमूल को दो एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। रेडिकल और प्लूमूल को दो एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। अगर रेडिकल है तो उसको कोलोराइजर प्रोटेक्ट करेगा, ये रेडिकल को कोलोराइजर प्रोटेक्ट करेगा, और प्लूमूल को कौन प्रोटेक्ट करेगा कोलेप्टॉइल। कोलेप्टॉइल जो है वो एक एक्स्ट्रा कवरिंग है, और स्कूटेलम जो है वो कोटिलिडोन्स को कवर करेगा, स्कूटेलम। तो ये वर्ड याद रखो। तो ये है ग्रीन मोनोकॉट सीड का एक स्ट्रक्चर जिसमें हमने कोलेप्टॉइल, प्लूमूल, एलोरॉन लेयर, सीड कोट पढ़ा। ऑल दिस थिंग्स वी नो दिस इन अवर लास्ट लेक्चर, वी हैव ड्रॉन दिस डायग्राम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको याद रखना। अब तुम्हारे बुक में और क्या दिया है, उन लोग ने यही बोला है कि सीड कोट। अच्छा, आप उन लोग ने फ्रूट के बारे में थोड़ा सा और बताया है कि ये फ्रूट जो है इसको क्या है, जैसे ये मैंगो सीड, मैंगो का फ्रूट है, ये बाहर की कवरिंग को बोलते हैं एपिकार्प। ये बाहर की कवरिंग को क्या बोलते हैं एपिकार्प। जो हम खाते हैं पल्प हम जो खाते हैं उसको बोलते हैं मिजोकार्प। मिजोकार्प। और जो सीड के ऊपर की कवरिंग होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्प। ये वाला एंडोकार्प।
ये तीनों को मिला के पेरिकार्प बोला जाता है। ये तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। ये सब बुक में आपके दिया है तो हमें पढ़ना ही है इसको। तो बेटा ये जो एक फ्रूट है डाइकॉट प्लांट का मैंने बताया एग्जाम्पल मैंगो। मैंगो ये फ्रूट है। इस मैंगो फ्रूट में आप देखोगे जो छिलका हम निकाल देते हैं, जो स्किन, जो पील हम बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं एपिकार्प। फिर जो पल्प हम खाते हैं उसको बोलते हैं मेसोकार्प, और जो सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्प। ये तीनों को मिला के बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है, दिस इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ये हो गया हमारा। फिर सीड भी दो किस्म के हैं, एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ये भी हमने पढ़ा था। सीड जो होते हैं वो दो टाइप के हैं, एंडोस्पर्मिक सीड, इसी को हम दूसरा नाम देते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड समझ में आ रहा है? तो ये एंडोस्पर्मिक सीड एल्ब्यूमिनस सीड है। एक और टाइप की सीड हमने पढ़ी थी, तो इसका नाम भी याद रखेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। तो सीड के अंदर अगर रिजर्व फूड मटेरियल बाकी है एंडोस्पर्म, देखो एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्म रिजर्व फूड मटेरियल है, तो जो सीड के अंदर एंडोस्पर्म बाकी रहता है जर्मिनेशन के बाद भी, क्योंकि क्या होता है कि एंडोस्पर्म एक नरिशमेंट है, न्यूट्रिटिव मटेरियल है, जो सीड उसको यूटिलाइज कर लेगा फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस। अगर उसने पूरी तरह से उसको यूज कर लिया है, अब उस सीड के अंदर कुछ भी एंडोस्पर्म बाकी नहीं है, तो वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड वेयर द एंडोस्पर्म इज टोटली कंज्यूम कर लिया है किसने? सीड जर्मिनेशन के टाइम, इसको एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं। और एक ऐसी सीड होती है जिसमें एंडोस्पर्म यूज होता है लेकिन फिर भी रह जाता है, तो मतलब क्या है कि एंडोस्पर्म इज स्टिल रिटेन इन द सीड, तो दैट टाइप ऑफ सीड इज नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड, या फिर उसको बोलेंगे एल्ब्यूमिनस सीड। तो ये दो चीज वर्ड भी यूज किया है। द वर्ड विच इज यूज इन योर टेक्स्ट बुक वी हैव टू एक्सप्लेन इट। अच्छा, पढ़ना है हमें अब सिग्निफिकेंस ऑफ सीड्स एंड फ्रूट फॉर्मेशन। सीड और फ्रूट फॉर्मेशन क्यों जरूरी है? आप सभी को मालूम है सीड विल एक्ट एज ए प्रोपेग्यूल्स। देखो वर्ड दिया, लास्ट पॉइंट दिया तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट दिए हैं, और उसमें मैं तुम्हें सबसे पहले सीड के बारे में बताता हूं, उसके बाद फ्रूट, क्योंकि सीड अंदर होता है, फ्रूट उसके बाहर होता है। तो सीड को प्रोटेक्शन भी देता, तो मैं स्टार्ट करूंगा कि सीड जो है एक प्रोपेग्यूल्स का काम करेगा। व्हाट इज प्रोपेग्यूल्स? इसका मतलब अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने का काम करेगा। जैसे हमने देखा होगा कि प्लांट की एक लाइफ स्पैन होती है, से 20 years, 25 years, 30 years, 100 years, 200 years. After completing that lifespan, the plant has to die. तो वो मरने से पहले क्या करेगा? अपने सीड को जर्मिनेट कर देगा जमीन में, सॉइल के अंदर, कि जिसके वजह से उसकी लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद वो मर जरूर जाएगा लेकिन उसकी स्पीशीज बाकी रहेगी। तो सीड जो जमीन में गया है वो प्रोपेग्यूल्स का काम करेगा। समझ में आया? तो सीड विल एक्ट एज ए प्रोपेग्यूल्स टू कीप जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अभी आलू ले लो, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और सीड जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है मोस्टली। अभी एपोमिस्टिक सीड हम देखेंगे वो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सीड कैरी आउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तुम देखोगे पोटैटो, तो पोटैटो के अंदर जो रेनी सीजन के अंदर अक्सर तुमने देखा होगा पोटैटो के ऊपर स्प्राउटिंग निकल आती है, उसको आई फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ये आई फॉर्मेशन जो है एक तरह से प्रोपेग्यूल का काम करता है कि पोटैटो के अंदर सीड तो होती नहीं है, तो जितने स्प्राउटिंग आई है या जितनी आई उनको कट करके जमीन में आप बो दो उनको, दैट मेनी नंबर्स ऑफ प्लांट यू विल गेट। इट गिव्स एन इंडिकेशन। इसका इंडिकेशन क्या है कि ये प्रोपेग्यूल्स का काम कर रहा है। तो सीड विल एक्ट एज ए प्रोपेग्यूल्स फॉर जर्मिनेशन, फॉर जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा, सीड को जो प्रोटेक्ट करता है फ्रूट और नरिशमेंट भी पहुंचाता है। पहला पॉइंट जो आपके बुक में दिया है कि द सीड इज वेल प्रोटेक्टेड बाय फ्रूट एंड ऑल्सो द फ्रूट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द सीड। ये तुम्हारा पहला और दूसरा पॉइंट है। तीसरा, और प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी सीड इमैच्योर है।
ये 2 पॉइंट उन लोग ने अलग अलग दिए हैं, मैंने आपको एक साथ बताया। तो 3 पॉइंट हमारे हो गए। सीड एक्ट एज ए प्रोपेग्यूट, और फिर सीड एंड फ्रूट डेवलप स्पेशल डिवाइस। समटाइम्स व्हाट हैपन, जरूरी नहीं है कि मैंगो एक फ्रूट है तो ये ऐसे ही सब फ्रूट होंगे, नहीं, दूसरे प्लांट्स के अंदर फ्रूट जो होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, डिपेंड करता है उनके कंडीशन पे, किस तरह से वो डिस्पर्स होंगे, सीड को हेल्प करते हैं डिस्पर्शन में। तो सीड जरूरी नहीं है, फ्रूट जरूरी नहीं है। फ्रूट, अभी एग्जांपल ले लो, जो भी सीड है उसके ऊपर फ्रूट होता है, तो जरूरी नहीं है अभी जैसे मैंगो है उसी तरह फ्रूट नहीं होगा। सर्टेन फ्रूट्स आर ड्राई फ्रूट्स, एग्जांपल लेडी फिंगर्स, फिर उसके बाद दूसरे फ्रूट्स होते हैं, ये फ्रूट्स हैं। वेजिटेबल्स हम लोग वो तो हमारा अलग क्लासिफिकेशन है, लेकिन अगर बॉटनी में देखें तो सीड जिसके अंदर होता है वो फ्रूट होता है, तो दैट इज द फ्रूट। तो वहां पे क्या होता है, जैसे लेडी फिंगर है तो उसके अंदर जो सीड है, डिहाइसेंस क्या होता है, फ्रूट जब पक जाता है तो स्प्लिट हो जाता है, फूट जाता है, उसमें से सीड जो है वेल एक्सपोज टू एयर एंड द एयर कैन कैरी these seeds to distant places for germination। तो ये मैकेनिज्म है, यहां लिखा है उन लोग ने, seeds and fruit develops special organs। स्पेशल ऑर्गन्स मतलब क्या, जैसे कि एग्जांपल ले लो, कुछ सीड्स होते हैं बहुत लाइट वेट हो जाते हैं और उनके ऊपर इस तरह से एक क्या है, विंग्स टाइप आ जाता है, बहुत पेपरी टाइप होता है, ये सीड नजर भी नहीं आएगा और ब्राउनिश टाइप होता है, ठीक है, और ये जो है बहुत लाइट वेट हो जाता है कि इजिली दैट कैन बी कैरिड टू द डिस्टेंस प्लेस अलोंग विद द विंड। तो विंड विल एक्ट एज एन एजेंसी फॉर द पॉलिनेशन, फॉर द डिस्पर्सल ऑफ द सीड। तो यहां पे उन लोग ने बोला है कि सीड्स एंड फ्रूट्स डेवलप्स अ स्पेशल ऑर्गन्स फॉर द डिस्पर्सल सो दे कैन बी स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, और उनकी प्रोजेनी आगे बढ़े। ये हो गया। एक और वर्ड दिया है डोरमेंसी। अब हम पढ़ेंगे डोरमेंसी, यहां हटा देता हूं मैं। एक डोरमेंसी वर्ड आया बेटा, उसको हमको पढ़ना है। व्हाट इज डोरमेंसी? डोरमेंसी क्या है? डोरमेंसी एक टेम्पररी अरेस्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ द सीड। मतलब सीड जो है वो किसी वजह से ग्रो नहीं हो पा रही है। इट मे बी एनी रीजन। एग्जाम्पल, द सीड, जो सीड है वो डोरमेंट कंडीशन में है, इसका मतलब वो जर्मिनेट नहीं हो पा रही है। जैसे हमने सीड को जमीन में डाल दिया, इसको बोलते हैं सोइंग ऑफ सीड। उसके बाद हम क्या करते हैं, वाटरिंग द सीड, पानी डाल देते हैं, उसके बाद हमें प्लूमूल और रेडिकल निकलता है और प्लांट बड़ा होता चला जाता है। ये तरीका है। लेकिन किसी वजह से हम सभी दे रहे हैं, हम पानी भी दे रहे हैं, मिट्टी भी अच्छी है, फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो कुछ और, तो इसका मतलब वो मर, और सीड वायबल है, वायबल मतलब लिविंग, नॉन वायबल अगर सीड है तो वो मर गया। तो 2 वर्ड यूज करेंगे, हम आगे भी पढ़ेंगे, वायबल लिविंग सीड, नॉन वायबल डेड सीड। दैट मीन्स द सीड विल नॉट जर्मिनेट। तो सीड वायबल है फिर भी नहीं जर्मिनेट और डोरमेंट कंडीशन में है बिकॉज ऑफ एनी रीजन। क्या है, सीड कोड हार्ड एंड टफ है जिसकी वजह से प्लूमूल और रेडिकल बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इम्परमेबल टू वाटर एंड गैसेस, सीड कोड में सीड को इट इज इम्परमेबल टू वाटर एंड गैसेस बिकॉज ऑफ हार्ड सीड कोड। इसके अलावा उसमें एब्सिसिक एसिड है, ग्रोथ इनहिबिटर ज्यादा है, या फिर उसके बाद फिर वो सीड जो है इमैच्योर एम्ब्रियो है उसके अंदर जो डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो बिकॉज ऑफ एनी रीजन द सीड इज नॉट जर्मिनेटिंग इवन द कंडीशंस आर फेवरेबल, दैट इज कॉल्ड डोरमेंसी। और फिर जब उसका कंडीशन फेवरेबल हो जाएगा या इमैच्योर एम्ब्रियो मैच्योर में कन्वर्ट हो जाएगा तो सीड जर्मिनेट होगा। तो जब तक वो जर्मिनेट नहीं हुआ, क्योंकि क्लाइमेट जो था अनफेवरेबल था, उसको बोलते हैं डोरमेंट कंडीशन। तो सीड को डेफिनेशन दिया है कि इट इज ए टेम्पररी अरेस्ट मेटाबॉलिक, जो मेटाबॉलिज्म उसके अंदर है अरेस्ट हो गया, इसका मतलब रुक गया है फॉर बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, दैट इज कॉल्ड डोरमेंसी। यहां डेफिनेशन दिया है कि टेम्पररी मेटाबॉलिक अरेस्ट। टेम्पररी है क्यों? क्योंकि अभी जैसी कंडीशन फेवरेबल हो जाएगा, इट इज नॉट परमानेंट। परमानेंट होता तो सीड तो डेड था, तो इट इज ए टेम्पररी अरेस्ट मेटाबॉलिज्म। उनके जो मेटाबॉलिज्म है वो रुक गए हैं और फॉर सर्वाइवल के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं ऐसा करेगा तो दे विल नॉट सर्वाइव। तो ये सर्वाइवल वैल्यू रखता है ड्यूरिंग द अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। आपने देखा होगा एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, ये भी तो एक डोरमेंट कंडीशन है, एनिमल्स में होता है। समर स्लीप एंड विंटर स्लीप बिकॉज द क्लाइमेट इज नॉट फेवरेबल फॉर देम। तो फ्रॉग अक्सर समर में क्या करता है, समर स्लीप के लिए चला जाता है, और पोलार बियर जो है, ये सब जो है विंटर, इस सब में जो है ये एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन इसको बोलते हैं।
तो ये एक तरह से डोरमेंट कंडीशन है। व्हेन द कंडीशन बिकम्स फेवरेबल दे कम आउट और यहाँ सीड जर्मिनेट हो जाएगा। इसके अलावा वायबल सीड जर्मिनेट हो जाता है। मैंने बताया दो वर्ड वायबल, देखो यहाँ पे है वायबल एंड नॉन वायबल सीड। वायबल एंड नॉन वायबल सीड ये जो है, ये वायबल सीड मतलब लिविंग सीड एंड नॉन वायबल मींस डेड सीड। डेड सीड को आप लोग जर्मिनेट नहीं कर सकते, दैट इज कंसीडर्ड डेड। और ये जो वायबल सीड है वो जर्मिनेट होगा आफ्टर कंप्लीटिंग द डोरमेंसी पीरियड। अपना डोरमेंट पीरियड जब कंप्लीट हो जाएगा तो जरूर वो वायबल हो जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप जो स्टार्ट करने वाला जा रहा हूं मैं, वो है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस बच्चे लोग, एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। सीड बन रहा है बगैर फर्टिलाइजेशन के। हालांकि तरीका क्या है मैं तुमको समझा देता हूं। जैसे कि यहां पे लिख देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा। हमको पहले मालूम होना चाहिए सीड बनता कैसे है। हमने देखा ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। पोलन ग्रेन, when a right type of pollen grain is deposited on the right type of stigma, जर्मिनेशन स्टार्ट होगा और ओव्यूल को वो फर्टिलाइज कर देगा। ओव्यूल को फर्टिलाइज कर देगा और इसके बाद बन जाएगा सीड। हमने यहां से पढ़ा है, इस सीक्वेंस में लिखा था कि सीड के बाद एम्ब्रियो, मतलब सीड से पहले एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, मैंने यहाँ लिखा है सीड एग से बनता है। ये एग को फर्टिलाइज कर दिया और सीड बन गया। इसका मतलब सीड बना कर भी जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद सीड, और सीड ज्यादातर कौन सा होता है स्ट्रक्चर, सीड जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, 2n नंबर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पे सीड जरूर बना है, सीड बन गया है लेकिन बगैर कोई फर्टिलाइजेशन के। तो ऐसे सीड को बोलते हैं एपोमिस्टिक सीड और इस प्रोसेस को बोलते हैं एपोमिक्सिस। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एपोमिक्सिस और ऐसी सीड को बोलते हैं एपोमिस्टिक सीड। ये एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये क्या है? एसेक्सुअल मोड ऑफ reproduction. It is an asexual mode of reproduction, but it mimics sexual reproduction. Mimic मतलब क्या? Resemble. अपने आप को जाहिर ऐसा कर रहा है कि मैं सीड बना रहा हूं, इसका मतलब मैं सेक्सुअली कर रहा हूं, हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है इसमें। यू अंडरस्टूड और नॉट? सीड हमेशा सीड सेक्सुअली प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, लेकिन यहां सीड जरूर बन रहा है लेकिन विदाउट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बन रहा है। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज ही नहीं हो रहे हैं फिर भी सीड बन रहा है, तो ऐसे सीड को हम एपोमिस्टिक सीड बोलेंगे। और ये एपोमिस्टिक सीड जो होता है ये एसेक्सुअल मोड है। लेकिन ये मिमिक कैसे करेगा? मिमिक मतलब रिजेम्बलेंस कैसे देगा कि भाई सीड बन रहा है इसका मतलब सेक्सुअल है, तो इट विल मिमिक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये वर्ड यूज करना है कि इट मिमिक्स ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बट एक्चुअली इट इज ए एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये किसमें देखने को मिला है? फैमिली एस्टेरेसी। कई सारी प्लांट की फैमिली होती है, उसमें एक फैमिली होते हैं एस्टेरेसी, और कुछ ग्रासेस में ये देखने को मिला है ये एपोमिस्टिक सीड। यू अंडरस्टूड और नॉट? अगेन आई रिपीट, देयर आर सर्टेन फैमिली, लिलिएसी फैमिली, मालवेसी फैमिली, फैबियसी फैमिली, एस्टेरेसी फैमिली, ये एस्टेरेसी फैमिली को बिलोंग करता है। और इसमें सर्टेन ग्रासेस में भी एपोमिस्टिक सीड होता है। इसका मतलब एक फैमिली होती है एस्टेरेसी जिसके फ्लावर्स थोड़ा स्टार शेप दिखते हैं, इस वजह से एस्टेरेसी नाम दिया गया है। और ये जो है इसके अंदर क्या होता है आप देखोगे कि सर्टेन ग्रासेस के अंदर भी ये एग्जांपल्स। तो दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द एपोमिक्सिस। ये हमारा कंप्लीट हो गया। हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्ली?
तो सीन इन द सम स्पीशीज फैमिली, जिसको एस्टेरेसी बोलते हैं, सर्टेन ग्रासेस। ये हमारा हो गया। अब इसी के अंदर एपोमिक्सिस के दो टाइप हैं, वो भी हम पढ़ते चले जाएंगे। एपोमिक्सिस के जो टाइप हैं, एक एपोगैमी है और एक एपोस्पोरी है। तो पहला वाला, ये एपोमिक्सिस के दो टाइप हम पढ़ेंगे। पहला वाला है एपोगैमी और दूसरा वाला जो है मैं समझा देता हूं, पहला वाला भी, और एपोस्पोरी। एपोगैमी, एपोगैमी क्या है? व्हेन एम्ब्रियो जो होगा, एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। व्हेन एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म। एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर मतलब वो एम्ब्रियो है, लेकिन क्यों एम्ब्रियो लाइक बोला गया है? क्योंकि वो ट्रू एम्ब्रियो नहीं है। एम्ब्रियो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। तो व्हेन एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर मतलब एम्ब्रियो जैसा, क्योंकि एपोमिक्सिस के टाइप है। एपोमिक्सिस फ्यूजन से तो बनता नहीं है, ना उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, ना उसमें सिंगैमी होता है। इस वजह से एम्ब्रियो बनेगा लेकिन ट्रू एम्ब्रियो नहीं होगा। तो व्हेन एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम गैमेटोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक मतलब क्या? जो भी गैमेट है उससे बना है, लेकिन ये गैमेटोफाइट फर्टिलाइजेशन से नहीं बना है, मतलब मियोसिस से नहीं बना है, फर्टिलाइजेशन से नहीं बना है। तो इसको बोलते हैं एपोगैमी। वापस सुनो, एपोगैमी क्या है? व्हेन एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो आगे जाके सीड बनाएगा। तो एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर क्यों बोला गया? क्योंकि ये ट्रू एम्ब्रियो नहीं है। क्योंकि ट्रू एम्ब्रियो किससे बनता है? फ्यूजन से बनता है, मेल और फीमेल गैमेट से। यहां सिर्फ गैमेट से बन रहा है। तो गैमेट तो n नंबर होते हैं ज्यादातर, n नंबर। गैमेटोफाइट्स मतलब क्या? n नंबर। n नंबर से क्या बन रहा है आपका? एम्ब्रियो बन रहा है। तो एम्ब्रियो 2n की जगह पे n बन रहा है। तो यहां पे देखो डेफिनेशन लिखा है, व्हेन एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर, व्हेन एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर मतलब ये ट्रू एम्ब्रियो नहीं है। प्रोड्यूस फ्रॉम द गैमेटोफाइटिक ऑर्गन, फ्रॉम गैमेटोफाइटिक ऑर्गन विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बगैर फर्टिलाइजेशन के कुछ बन रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे एपोगैमी। इसी तरह मैं एक और चीज बता देता हूं तो तुमको ये समझ में आ गया कि एपोगैमी और ये क्या होता है। when diploid sporophytic structure, डिप्लॉइड बोलेंगे तो 2n, ये क्या बना था? n बना था, ये 2n। when diploid sporophytic structure is formed from डिप्लॉइड, यहां सुनो, यहां पे एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर जो कि हैप्लॉइड था, ये क्या है? हैप्लॉइड। और ये क्या है? डिप्लॉइड। तो यहां पे अगर हैप्लॉइड लाइक स्ट्रक्चर बनता है फ्रॉम द गैमेटोफाइटिक ऑर्गन, गैमेटोफाइट कभी भी क्या होता है? n नंबर। देखो मैंने यहां लिखा n से n बना है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे को क्या बोलेंगे? एपोगैमी। एपोस्पोरी क्या बनता है? व्हेन डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर बन रहा है फ्रॉम द डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कैसा होगा? डिप्लॉइड गैमेटोफाइट, मतलब ये गैमेटोफाइट जो बना है वो डिप्लॉइड गैमेटोफाइट। और ये भी कैसे बना है? विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन बना है तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? एपोस्पोरी। स्पोर बन रहा है, लेकिन ये भी क्या है कि ट्रू स्पोर नहीं है। एक लास्ट बार सुन लो, इट विल बी इजी फॉर यू। एपोगैमी और एपोस्पोरी में क्या डिफरेंस है? इसमें भी एम्ब्रियो बन रहा है, इसमें भी एम्ब्रियो। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट मतलब एम्ब्रियो टाइप ही है वो। व्हेन एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो मतलब क्या? एम्ब्रियो कभी भी 2n होता है, लेकिन ये एम्ब्रियो कैसे बन रहा है? n। क्योंकि ये n से क्यों बनेगा?
जो गैमेटोफाइट है वो एन है, उसी से डायरेक्ट बन रहा है। गैमेटोफाइट जब 2n एम्ब्रियो का बनाता है, जब वो किसी से फर्टिलाइज करे, जब वो किसी से फ्यूजन करे, यहां कोई फ्यूजन नहीं हो रहा है। इसका मतलब द एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म फ्रॉम द गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट किसी से फ्यूज नहीं हो रहा है, इसीलिए n का n नंबर रह रहा है। ऑर्गन विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर वो फर्टिलाइज किसी से कर देता तो एम्ब्रियो बनता, तो वो डिप्लॉयड हो जाता, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइज के बगैर ही वो बना रहा है, तो इसलिए वो एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर भी n होगा। एपोस्पोरी व्हेन डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट मतलब 2n स्ट्रक्चर बना किससे है? डिप्लॉयड जाइगोट, मतलब जाइगोट जो है मदर सेल से मियोसिस नहीं किया। मदर सेल जब मियोसिस करता है तब जाइगोट क्या होता है? हैप्लॉइड हो जाता है। यहाँ पे जाइगोट डिप्लॉयड है, 2n नंबर है, इसका मतलब मदर सेल जो है उसने क्या है? मियोसिस नहीं किया, और मियोसिस नहीं किया तो डिप्लॉयड जाइगोट बना, डिप्लॉयड जाइगोट से डिप्लॉयड एम्ब्रियो बना, स्पोरोफाइट बना। ये भी एक तरह से ट्रू नहीं है। तो यहां पे डेफिनेशन दिया है, व्हेन डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस ए डिप्लॉयड गैमेटोफाइट विदाउट मियोसिस, मियोसिस नहीं हुआ है, मियोसिस होता तो गैमेटोफाइट क्या होता? n नंबर होता। इट इज कॉल्ड एपोस्पोरी। ये ऑरेंजेस और मैंगो में देखने को मिला है। होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट टाइम जो हमारा होगा, इसके एपोमिक्सिस के 3 सब टाइप हैं, 3 कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज वर्ड यूज किया है, पहला है रिकरेंट, उसके बाद नॉन रिकरेंट, और तीसरा है एडवेंटिव एम्ब्रियो। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, उसके बाद भी थोड़ा सा टॉपिक बचा है। इंशाल्लाह हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।